आज जहां आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, हम लोग लगभग 20% निर्भर हैं आयात पे दालों को लेकर और लगभग 70% खाद्य तेल को लेकर हम निर्भर हैं दूसरे देशों पर। तो हमारी मांग हमारे कृषि मंत्री से ये है कि दालों के लिए और तिलहनों के लिए MSP वह सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारा देश वाकई में आत्मनिर्भर बने, हमारे किसान आत्मनिर्भर बने। बजट की अगर हम फिस्कल आर्किटेक्चर की बात करें तो जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तालमेल होना चाहिए, तो वहीं पे देखा गया है कि पूरा का पूरा जोर और पूरी की पूरी ढलान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ जा रही है। हम फर्टिलाइजर्स की बात करें आज, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा देश कितना निर्भर है दूसरे देशों पर फर्टिलाइजर्स के लिए, और ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये देखने को मिला है कि DAP की किल्लत हो रही है किसानों को। किसान लाइनों में खड़े हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है DAP को लेकर, और जहां कालाबाजारी हो रही है वहीं किसानों को समय पे खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे कि किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि जो इंडियन US ट्रेड डील हुई है उस पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा हो इस सदन पे। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे विस्तार के साथ चर्चा हो, क्योंकि ये कहीं ट्रेड डील हमारे देश के किसानों के लिए ब्लंडर डील ना साबित हो। इसीलिए इसके लिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, किसान को पूरी तरह कहीं ये ट्रेड डील तबाह ना कर दे, क्योंकि इसमें देश के हर स्टेट्स का किसान इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फल की खेती हो, चाहे वो हमारे सोयाबीन की खेती हो, चाहे वो आलू की खेती हो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आएंगे तो हमारे देश के किसान इससे प्रभावित होंगे। तो मेरी इस मांग को लेके भी कृषि मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ compete कर पाएंगे, जब USA की सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो हमारे देश की सरकार आखिर अपने किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भंडारण को लेके क्या व्यवस्थाएं करी हैं, ये और मंडियों को लेके क्या व्यवस्थाएं करी हैं, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मैनपुरी है, और अभी एक हफ्ते पहले जहाँ पे मैनपुरी और आसपास के सभी ज़िले, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो एटा हो, चाहे वो कन्नौज हो, यहाँ पे आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है, और जहाँ लागत जो हमारे आलू में आती है प्रति क्विंटल ये 600 से 800 रुपये आती है, आज ये 100 रुपये का भी प्रति क्विंटल नहीं बिक पा रहा है। तो किसी तरह की सहायता हमारे आलू के किसानों के लिए हमारे कृषि मंत्री करेंगे। और जिस तरह हमारे इस क्षेत्र में लहसुन की खेती भी होती है और मूंगफली की भी खेती बड़े पैमाने में होती है, तो हम जानना चाहते हैं कि कोई भी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मैनपुरी या आसपास के ज़िलों में कृषि मंत्री जी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो केवल 910 करोड़ का है। तो हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार द्वारा कितनी मंडियां लगेंगी, कितने एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लगाए जाएंगे, कितने कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे या भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसी विकास का प्रमाण है कि हमारा बिहार भी आज आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे 10 साल में मिले थे। ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियां कभी इनकी प्राथमिकता थे ही नहीं, वो हमेशा बिहारियों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते थे।
विपक्ष के साथ ही हमेशा एक नए शब्द का जो है उपयोग करते हैं, कहते हैं टैक्स टेररिज्म। और सबसे मजाक की बात यह है कि जिनके समय में टैक्स कलेक्शन सबसे लोएस्ट था और टेररिस्ट अटैक्स अपने चरम पर था, वो टैक्स टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना असली टैक्स टेररिज्म था और इसके बारे में ये कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब हम आते हैं इनके टैक्स सिस्टम की नीतियों पे। 1970-71 में 11 टैक्स स्लैब थे, जब 2 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगभग 85% थे और 10% का सरचार्ज था, यानी 100 रुपये कमाने वाला मात्र 6.5 रुपये बचाता था। आज जो टैक्स फ्री इनकम है उसका लिमिट बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया, जो यूपीए के कार्यकाल से 6 गुना ज्यादा है। 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 रुपए थे और 2025 में ये 1 लाख रुपए प्रति माह हो गए हैं। असली रिफॉर्म्स तो ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए थे और आज वो बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 19.6% है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। आज भारत का टैक्स सिस्टम टैक्स टेररिज्म के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सर, फर्स्ट टाइमर हम लोग को ऐसे इतना कम मौका मिलता है, प्लीज सर 2 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। समय दे दीजिए सर। सर, इतना विकास देख के विपक्ष का जो अलायंस है वो भी नहीं टिक पा रहा। बंगाल में तो विकास इतना, हमारी सरकार विकास कर दी गई है कि अलायंस को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बंगाल में इनका क्या हाश हो रहा वो तो हम लोग देखें। और बिहार में जो हाल इनका हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कुछ साल बाद लालटेन लेकर के बिहार में खोजना पड़ेगा। महोदय, ये विधेयक ग्रामीण उद्यमिता का भी एक नया सवेरा लेकर आया है। 2013-14 में कृषि का बजट मात्र 27,663 करोड़ रुपए थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 1,40,528 करोड़ रुपए हो गए हैं। पर दुख की बात यह है कि इतने विकास के बाद भी ये अपने तुष्टीकरण और गंदी राजनीति के वजह से नाम की राजनीति करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेते ही विचलित हो जाते हैं। सर, 2 मिनट में हम वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़ा समय और। हमारी सरकार जिस लगन, जिस सेवा भाव और जिस दृढ़ निश्चय से काम करती है उसे हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य सिर्फ विपक्ष को लगता है कि राम राज्य एक धार्मिक शब्द है, पर वो जानते ही नहीं कि राम राज्य पूजा की पद्धति नहीं बल्कि शासन की प्रतिबद्धता है। राम राज्य का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, 1 मिनट, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, आप बार बार मेरा, अभी हम बस 2 मिनट में इसको समाप्त कर रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिभाषा दी थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कहूँ नहीं व्यापा। एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जहाँ किसी भी इंसान को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तनाव नहीं हो। ये वित्त विधेयक प्रमाण है कि हमारी सरकार नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करती है। इस नेक्स्ट जनरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अंत में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता पढ़ना चाहेंगे और अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, भारत तड़पन की भूमि है, भारत अर्पण की भूमि है। यहाँ का बूंद बूंद हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो